हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भंडोर स्टडी में। देखिए, मॉडर्न इंडिया का जो है सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट जो है हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और जो है उसको हमने चैनल पर डाल भी दिया है और मैंने जो है इनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आपको जो सभी जो वीडियो है आपको सीरियल वाइज मिल जाएगी, आप जो है इन्हें कवर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो डच लोग थे ये नीदरलैंड के निवासी थे और इन्हें डच कहा जाता था। अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले जो है कॉर्नेलिस होटमैन पहला डच था जो कि अपने देश से पूर्व की ओर आता है, भारत में आता है और ये जो है 1596 में इंडोनेशिया के सुमात्रा और बेटेन द्वीप पर जो है पहुंचता है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यापार है और जो पुर्तगाली लोग हैं यहाँ पर पहले से ही जो व्यापार कर रहे थे, जो कि 1498 ईस्वी में यहाँ पर व्यवहार करने के लिए आ भी जाते हैं। आपके वास्को डी गामा 1498 में पहली बार यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद जो है आपकी पुर्तगाली जो कंपनी है यहाँ पर अपना व्यापार जो है स्थापित कर लेती है और काफ़ी अच्छा जो है मुनाफा कमाती है। तो ऐसे ही जो है ये डच लोग थे और आपका जो होटमैन थे ये आते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति है, व्यापार करने योग्य बाज़ार भी है और ये यहाँ जो है वापस जाते हैं अपने देश और कहते हैं कि यहाँ के बारे में जो है अपने बारे में विस्तार करते हैं। तो वहाँ की जो कंपनी है, जो वहाँ की कंपनी नहीं, जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के उस सरकार के सामने जो है ये बातें रखते हैं कि इस प्रकार से वहाँ पर है। तो वहाँ की जो है संसद, जो डच संसद है, एक चार्टर बनाती है 1605 ईस्वी में और उसके जरिए जो है एक कंपनी की स्थापना करती है जिसका कि नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1605 में बनती है। डच संसद के द्वारा जो है एक चार्टर के माध्यम से जो है ये बनाई जाती है और इस चार्टर के माध्यम से जो आपकी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी है इसे युद्ध करने, संधि करने और कहीं पर भी जो है किले बनाने की शक्ति जो डच संसद है उसके द्वारा जो है दे दी जाती है। तो फाइनली जो है 1605 में कंपनी बन जाती है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, जो कि डच संसद के द्वारा बनाई जाती है। युद्ध, संधि और किले बनाने की इनके पास शक्ति हो जाती है। इसके बाद 1605 में जो है ये भारत में आते हैं और आंध्र जो क्षेत्र है 1605 में वहाँ पर मसूलीपट्टनम में अपने पहले कारखाने की जो है स्थापना ये कर देते हैं। 1605 में डच संसद कंपनी बनाती है और 1605 में ही जो है भारत के जो आंध्र क्षेत्र है वहाँ पर आकर मसूलीपट्टनम में अपने पहले कारखाने की जो है स्थापना कर देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरे नोट्स हैं और आप बड़ी बड़ी जो है कोचिंग्स में आप जाओगे, देखोगे कि जो पेड कोर्स है उस पेड कोर्स में भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला जो कि मैं आपको फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ। मैं आपको गारंटी लेकर बता सकता हूँ कि अगर आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं, मेरा जो कंटेंट है इसको बार बार रिवाइज करते हैं, तो आप किसी भी, मैं गारंटी ले सकता हूँ, आप किसी भी राइटर की बुक्स ना पढ़ें या कुछ भी ना भी पढ़ेंगे तो भी जो है इसके बलबूते आप कंपटीशन में बैठ जाइएगा और आप खुद इस बात को जो है देखिएगा कि असल में किस प्रकार का कंटेंट जो है अवेलेबल करा रहे हैं। और यूट्यूब पर भी जो है मैंने जैसे पिछली वीडियो डाल दी है और ये वीडियो भी आप देखेगा कि जो डच से संबंधित आपको पढ़ा भी रहे होंगे, तो इस प्रकार का कंटेंट कोई भी फ्री में नहीं अवेलेबल करा रहा है। पेड कोर्स में इस प्रकार जो है कंटेंट मिलता है। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि बाद में जो पुर्तगाली लोग हैं, बाद में जो डच लोग हैं वह पुर्तगालियों को हरा देते हैं, क्योंकि आप देखिए जो पुर्तगाली लोग हैं एक प्रकार से 1498 से आना प्रारंभ कर देते हैं और अब जो डच लोग हैं ये आपकी 1605 में आ रहे। तो कितना जो है गैप हो गया, उस समय तक जो है पुर्तगाली लोगों की जो शक्ति है वो कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि जगह जगह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पर जो है एक प्रकार से हमारे यहाँ के शासक या मराठा क्षेत्र में चले चले जाइए, इनका जो है उदय होना प्रारंभ हो जाता है। इस कारण जो है पुर्तगाली लोग कमज़ोर होने लग जाते हैं और ये जर्मनी की ओर जो है आपके ज़्यादा, जर्मनी की ओर या अन्य क्षेत्र की ओर जो है ज़्यादा आकर्षित होने लग जाते हैं। तो पुर्तगालिया का जो एक प्रकार से अस्तित्व है या एक प्रकार से उनकी जो कंपनी है, जो व्यापार है, व्यापारिक कार्य है, वो कमज़ोर पड़ जाता है और उनके कमज़ोर पड़ने के बाद जो डच लोग हैं ये एक प्रकार से जो यूरोपीय शक्ति है, जो व्यापारिक यूरोपीय शक्ति है, उसके प्रमुख के रूप में अब जो है डच उभरने लग गए थे पुर्तगालियों के बाद। और अगर हम डच की जो प्रमुख केंद्र की बात करें, जो डच लोग थे उनके जो प्रमुख केंद्र है भारत में, उनका पुलिकट में जो है प्रमुख केंद्र था, जिसे बाद में ये बदल देते हैं और नेगापट्टनम में जो है स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद जो है आपकी जो डच कंपनी है यमुना घाटी, अगर इनके व्यापार की बात करें तो आपकी यमुना घाटी और मध्य भारत में जो है उत्पादित होता था नील, जिसे कि डच लोग इंडिगो कहते थे। उस समय के क्षेत्र में जो है जो नील है, नील को इंडिगो कहा जाता है, ये आपको याद रखिएगा।
ये आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि इंडिगो किस को कहा जाता था। तो जो आपकी यमुना घाटी है और मध्य भारत है, जो वहाँ पर नील उत्पादित होता था, तो वहाँ से जो है उसका ये व्यापार करते थे। बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल का जो क्षेत्र है वहाँ पर उत्पादित होता था वस्त्र और रेशम। तो जो डच लोग हैं बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल के क्षेत्र जो है वस्त्र और रेशम का व्यापार करते थे। बिहार से ये सोरा का व्यापार करते थे। और जो गंगा की घाटी है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी है और आप जानते हैं चावल और अफीम को जो है थोड़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर जो है अफीम और चावल ज़्यादा होता था। तो जो डच लोग हैं अफीम और चावल की जो है वहाँ से व्यापार करते थे। तो आप याद रखिएगा, आपकी जो है जो आपका यमुना घाटी और मध्य भारत होगा वहाँ से नील का व्यापार करते थे। आपका एक प्रकार से गुजरात और बंगाल तथा कोरोमंडल क्षेत्र से जो है ये व्यापार और रेशम का वस्त्र और रेशम का व्यापार करते थे। बिहार से ये सोरा का व्यापार करते थे। और जो गंगा की घाटी है वहाँ पर अफीम और चावल का जो है काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता था, तो वहाँ से जो है आपका अफीम और चावल का जो है ये व्यापार करते थे। आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं। और अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो मैं जो है पीडीएफ जो है डेली अपने डेली जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उस पर शेयर करता रहता हूँ। तो आप जो है वहाँ से जाकर जो है इसे डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो है 1923 में अंग्रेजों और डचों के बीच एक संधि होती है, क्योंकि एक प्रकार से पुर्तगाली तो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे थे, लेकिन इनके एक कंपनी प्रतिस्पर्धा दे रही थी, वो थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव में थे और ये काफ़ी प्रतिस्पर्धा उनके साथ जो है कर रहे थे। कभी जो है अंग्रेज इन पर हावी हो जाते थे, कभी ये इन पर, लेकिन कुल मिलाकर इनकी प्रतिस्पर्धा में, इनकी लड़ाई में जो है दोनों को ही नुकसान हो रहे थे। तो अंत में होता क्या है कि अंग्रेज और जो डच है ये आपस में एक संधि करते हैं। 1623 ईस्वी में जो है ये जो है एक संधि करते हैं। और संधि में क्या होता है, संधि में ये होता है कि जो डच लोग हैं, डचों ने जो भारत में क्षेत्र जीत लिया है वो एक प्रकार से अंग्रेजों को दे दे। और जो अंग्रेजों ने इंडोनेशिया में अधिकार क्षेत्र जीत लिया, जो क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है, वे अपने अधिकार क्षेत्र को वापस ले ले, अधिकार दावों को वापस ले ले और जो है इन्हें वहाँ पर जो है व्यापार करने दे या इन्हें वहाँ पर सौंप दे। तो एक प्रकार से इनके बीच में ये संधि होती है, क्योंकि ये जो डच लोग हैं इसलिए संधि पर भी हस्ताक्षर कर देते हैं क्योंकि इनका जो मेन पॉइंट था वो इंडोनेशिया था। ये यहाँ पर ना ज़्यादा ध्यान देकर इंडोनेशिया पर ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि इनका जो व्यापार था इंडोनेशिया से ज़्यादा होता था और अंग्रेज जो है भारत से ज़्यादा व्यापार करते थे। तो इन दोनों ने इसका ये हल निकाला और संधि करते हैं 1623 में। 1650 में यानी जो 17वीं शताब्दी आती है उसमें अंग्रेज एक प्रकार से बड़ी शक्ति के रूप में उभरने लगे, क्योंकि पुर्तगाल यहाँ से जा चुके थे, डच लोग इंडोनेशिया पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तो अब बची इकलौती कंपनी अंग्रेजी। तो एक प्रकार से अब अंग्रेज जो है धीरे धीरे एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने लग गए थे। डचों और अंग्रेजों के बीच लगभग 70 वर्षों तक जो व्यापार के लिए लड़ाई होती रही, युद्ध होते रहे, जिनमें जो है डच एक एक करके अपनी बस्तियां और जो इन्होंने उपनिवेश जीते हुए थे वे अंग्रेजों के हाथे खोते जा रहे थे। तो इस कारण जो है डच लोग संधि, इस कारण भी जो है कुछ ये भी कारण रहा कि जो डच लोग हैं अंग्रेजों के साथ संधि करते हैं। 70 वर्षों तक इनके बीच आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहे और ये एक एक करके जो है इनसे हारते जा रहे थे। इसके बाद जो है डचों को वास्तविक रूप से भारत में कुछ दिलचस्पी है भी नहीं थी और भारत को छोड़ दीजिए, इन्हें साम्राज्य को स्थापित करने में या अपने साम्राज्य को फैलाने में भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं थी। वे सिर्फ यहाँ पर एक प्रकार से व्यापार करना चाहते थे और जो व्यापार भी जो था उनका मुख्य व्यावसायिक जो क्षेत्र था इंडोनेशिया का जो स्पाइस द्वीप था वहाँ था। तो एक प्रकार से जो डच लोग थे वे भारत में साम्राज्य स्थापित नहीं करना चाहते थे, जबकि अंग्रेजों की मंशा कुछ इस प्रकार की हो गई थी कि वे यहाँ पर जो है अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, साम्राज्य यहाँ पर जो है स्थापित करना चाहते थे, जबकि डच लोग चाहते थे कि वे सिर्फ व्यापार करें। और व्यापार भी जो है इनका सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया का जो स्पाइस द्वीप है उनके साथ था और जो अंग्रेज थे इनका जो व्यापार था एक प्रकार से भारत में था। तो ये धीरे धीरे यहाँ से हटना प्रारंभ करते हैं और जो इंडोनेशिया है वहाँ के जो द्वीप है वहाँ की ओर जो है चले जाते हैं।
डच लोगों का जो है ज़्यादा जो व्यापार था और जो ज़्यादा लाभ ये अर्जित कर रहे थे, ये एक प्रकार से इंडोनेशिया से जो है प्राप्त कर रहे थे। तो इनका जो ध्यान था एक प्रकार से इंडोनेशिया पर था। अगर डचों की भारत में पतन की बात करें तो देखिए जो आंग्ल डच युद्ध और ये जो है बच्चे नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर डच है। डचों की हार और उनका जो ध्यान था मिले द्वीप समूह की ओर जो है स्थानांतरण था। डच असल में यहाँ पर काफ़ी मजबूत स्थिति में थे अगर वास्तविक रूप से बात की जाए, लेकिन इनके पतन का जो मेन कारण है वो ये है कि वे एक तो व्यापार करना चाहते थे भारत में, उनका कोई मोटिव नहीं था यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने का, और व्यापार भी इनका कोई इतना जो ध्यान नहीं था भारत पर। उनका जो मेन ध्यान था, जो असली ध्यान था, वो इंडोनेशिया की ओर था। इसी का फ़ायदा जो है अंग्रेज उठाते हैं और इन्हें जो है वहाँ के जीते हुए क्षेत्र जो है, वहाँ के अधिकार क्षेत्र जो है आपके डचों को दे देते हैं और यहाँ से ये ले लेते हैं। तो अंग्रेज यहाँ पर इसलिए इनका पतन हो जाता है, ये इंडोनेशिया की ओर यहाँ से स्थानांतरित हो जाते हैं और अंग्रेज जो है यहाँ पर एक प्रकार से आ जाते हैं। एक युद्ध भी हुआ था बेदरा का युद्ध, ये भी आपको याद रखना चाहिए, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो है इस युद्ध में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अंग्रेजों और डचों के द्वारा जो है ये युद्ध हुआ था, बेदरा युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच में, और अंग्रेजों ने है एक प्रकार से डचों को हरा दिया था, और ये एक प्रकार से आखिरी युद्ध था अंग्रेजों और डचों के बीच में। इसके बाद एक प्रकार से बिल्कुल जो है डच यहाँ से एक प्रकार से उनकी शक्ति, उनका व्यापार, उनका साम्राज्य या कुछ भी कह लीजिए, वो बिल्कुल जो है लगभग समाप्ति की स्थिति पर आ गया था। तो ये आखिरी का युद्ध था। इस युद्ध में जो है अंग्रेज जीत जाते हैं, डच हार जाते हैं और डच एक प्रकार से यहाँ से स्थानांतरित हो जाते हैं इंडोनेशिया पर। लंबे समय तक जो है युद्ध के बाद दोनों पक्षों द्वारा एक समझौता भी किया गया, जिसके तहत अंग्रेजों ने इंडोनेशिया में जो अधिकार क्षेत्र जीते हुए थे उनके सभी दावे जो है वापस ले लिए, और डचों ने जो क्षेत्र भारत में जीते हुए थे उनसे सभी दावे वापस ले लिए। यानी अब जो यहाँ जो क्षेत्र डचों ने जीते हुए थे अब अंग्रेजों के अंडर में आ गए थे, और जो अंग्रेजों ने इंडोनेशिया में जीते हुए थे वो एक प्रकार से डचों के जो है अंडर में आ गए थे। तो ये डचों के बारे में पूरी डिटेल थी, और मैं आपको फिर से दोबारा से याद दिलाकर गारंटी लेकर बता सकता हूँ कि आपको पेड कोर्स में भी इस प्रकार का कंटेंट नहीं मिलने वाला है। आप इस पर बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए और पढ़ना प्रारंभ कीजिए। पढ़ने के लिए आपको पीडीएफ चाहिएगा, पीडीएफ का लिंक जो है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर जो है इसे रिवाइज कर लीजिए। और गारंटी मैं आपको फिर से विश्वास दिला रहा हूँ कि आप गारंटी के साथ इसे पढ़िए, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए मैं एक प्रकार से आपको रियल बताऊँ तो मैं यूपीएससी का स्टूडेंट है और ये मेरे नोट हैं, मैं इन्हें ही रिवाइज़ करता हूँ, और गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इन्हें अगर रिवाइज़ करेंगे तो आपको किसी भी बुक को या किसी भी एक प्रकार से पेड कोर्स को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप इनसे जो है अपना काम कर लेंगे। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो है जो सोचते हैं कमेंट में लिखकर भी बता सकते हैं। अब जो है डचों ने जो है कुछ फैक्ट्री भी भारत में स्थापित कर ली थी, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो डचों की जो फैक्ट्री थी वो एक प्रकार से 1605 में सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं, जबकि डच संसद के द्वारा चार्टर के माध्यम से इस कंपनी की स्थापना होती है 1605 में मसूलीपट्टनम में। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं पुलिकट में, जो कि इनका प्रमुख केंद्र था। आप हमें कमेंट करके बताइए, जो डचों का प्रमुख केंद्र था पुलिकट था। अब उसके बाद जो है इसको इन्होंने स्थानांतरित कर दी थी, तो वो कहाँ पर जो है प्रमुख केंद्र हो गया था डचों का, पुलिकट से इन्होंने जो है अपना प्रमुख केंद्र जो है एक प्रकार से बदल दिया था। तो वो दूसरा क्षेत्र आप हमें कमेंट कर जो है बता सकते हैं। 1645 में करिकल में इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की, सूरत में 1616 में, एक विमलपट्टनम में जो है 1641 में, चिनसूर में 1653 में, और जब 1658 में इन्होंने काफ़ी जगह पर जो है अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। कासिम बाजार में, बड़ा नागौर, पटना, बालासोर और नेगापट्टनम में जो है 1658 में ये फैक्ट्रियाँ स्थापित करते हैं। उसके बाद तो लगभग ये फैक्ट्री की वो लगाते हैं, लेकिन ये वे फैक्ट्रियाँ हैं जो कि आपसे परीक्षा में पूछी जाती है, आपको याद रखना है। कोई ज़्यादा आप देख लीजिए, कोई ज़्यादा तो फैक्ट्रियाँ है नहीं, 4 और 3 7 और 1 8 आपको तारीखें याद रखनी होगी और क्षेत्र। ये अगर 2 से 4 बार भी आप इस वीडियो को रिवाइज़ करते हैं और पीडीएफ को 2 से 4 बार भी रिवाइज़ करते हैं तो आप इसको बिल्कुल भी भूलने वाले नहीं हैं। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।